हाँ बच्चों, अभी ये क्वेश्चन देखो। 2016 जेई मेंस का क्वेश्चन है। ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ थिकनेस डी हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एज अ फंक्शन ऑफ z दैट इंक्रीजेज विथ z। तुम्हारा डायग्राम देखते हैं। ये तुम्हारा ग्लास स्लैब है। z तुम्हारा नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा, ठीक है। और जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके, here z is the vertical distance inside the slab measured from the top. The slab is placed between two media with uniform refractive indices n1 and n2, and n2 is more than n1 as shown in the figure. So here we have the refractive index n1, here we have the refractive index n2, और इन दोनों के बीच में ये glass slab रखा हुआ, ठीक है। A ray of light is incident with angle theta I from medium 1 and emerges in medium 2 with refraction theta f with a lateral displacement. So the light will follow this path like this. Okay, some path it will follow. तो यहाँ पे जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो lateral displacement that is given to be, तो we are given 4 options, हमें मार्क करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। पहले कुछ बेसिक चीजें समझते हैं कि तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे जाते हुए इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन डिवाइड दिस ग्लास स्लैब इनटू थिन thin slabs, okay, multiple several thin slabs, all right। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शंस बना दिए। तो ये जो एक पतला स्लैब है, आई कैन अज्यूम इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू बी कांस्टेंट। तो मैं जो लाइट है वो कैसा पाथ फॉलो करेगी, लाइट पहले यहाँ पे इधर आएगी, फिर ये धीरे धीरे बेंड होती जाएगी। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो लाइट पहले यहाँ पे आई, फिर यहाँ से इधर जा रही है, तो लाइट विल बेंड स्लाइटली। स्लाइटली बेंडिंग क्यों होगा, क्योंकि तुम्हारा इंडेक्स इस स्लैब से लेके इस स्लैब में चेंज हो रहा है। कंटिन्यूसली तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते जा रहा है, करेक्ट। तो सेकंड थिंग अगेन समझो क्या है। मैंने एक्चुअली ये थोड़ा गलत बना दिया। लाइट पहले ऐसे जाएगी, फिर थोड़ा सा इधर बेंड होगी, फिर थोड़ा सा इधर बेंड होगी, और इधर बेंड होगी, एंड सो ऑन। ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती जाएगी। ऐसा क्यों होगा? दिस इज हैपनिंग बिकॉज जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जा रहा है, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होते जा रहा है। तो लाइट जो है, एक जनरल अगर हम पाथ बनाते हैं लाइट का, तो लाइट का जो पाथ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। लाइट का जो पाथ बन रहा है ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करते हुए जाएगी। ओके, तो ये डिस्टेंस एल की अगर हम बात करें, तो ये डिस्टेंस एल का कुछ क्वेश्चन, हमें पहले दो ऑप्शन दिए हैं वो हम देखते हैं। तो एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन टू, एल इज डिपेंडेंट ऑन एन जेड। तो पहली बात समझो, जब तक ये तुम्हारा ग्लास स्लैब है तब तक लाइट ग्लास स्लैब के अकॉर्डिंग अपना पाथ बेंड करती जा रही है। ओके, और जैसे ही वो ग्लास स्लैब खत्म हुआ, उसके बाद वो किधर कितने एंगल पे बाहर आ रही है उससे मतलब नहीं है। तुम्हारा N2 जो है वो डिसाइड करेगा थीटा एफ को। N2 विल डिसाइड थीटा एफ, लाइट कितने एंगल पे बेंड होगी। लेकिन ग्लास स्लैब के अंदर N2 का कोई रोल नहीं है। तो ये कितना आगे तुम्हारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा उस पे भी N2 का कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, L इज इंडिपेंडेंट ऑफ L2 N2। अब एक चीज देखते हैं, L इज डिपेंडेंट ऑन N। तो ऑब्वियसली देखो, अगर तुम्हारा N जो है बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है ऊपर से नीचे जाते हुए, तो लाइट ज्यादा बेंड होगी। अगर तुम्हारा N ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, तो लाइट तुम्हारी ऐसे पाथ फॉलो कर सकती है, कम बेंडिंग होगी। अगर लाइट का इंडेक्स और हम कम कर दें तो लाइट की बेंडिंग और कम होगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन N कितना ज्यादा या कम हो रहा है, N कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, लाइट उतना कम या ज्यादा बेंड होगी। ओके, बिकॉज हर जगह पे जैसे हम यहाँ पे बात करें कि लाइट इधर से इधर गई, तो यहाँ पे लाइट का इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ है। तो रिफ्रैक्शन ज्यादा या कम होगा, दैट डिपेंड्स ऑन N। तो अगर रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ तो L तुम्हारा छोटा होगा। अगर रिफ्रैक्शन तुम्हारा कम हो रहा है तो L तुम्हारा ज्यादा बढ़ेगा। तो दैट मीन्स L विल डिपेंड ऑन NZ। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ए करेक्ट है, इंडिपेंडेंट ऑफ N2। सी करेक्ट है, डिपेंडेंट ऑन NZ। तो हमें ये दो ऑप्शन देखने हैं। तो इसके लिए एक चीज समझो,
अगर मेरे पास मल्टीपल ग्लास स्लैब होते हैं और लाइट ऐसे बेंड करके जाती है, तो इसमें हमें एक चीज तो पता है कि अगर ये एंगल थीटा 1 है ना, ये एंगल तुम्हारा थीटा 2 है, ये थीटा 3 एंगल है, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं कि n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n3 sin थीटा 3। इन दोनों के बीच में कौन सा स्लैब है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हमें उससे मतलब नहीं होता। हम डायरेक्टली स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे ये स्नेल्स लॉ का मतलब रिलेशन बना सकते हैं। तो सेम गोज फॉर द क्वेश्चन एज वेल। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, n1 sin थीटा i विल बी इक्वल टू n2 sin थीटा f। बीच में यहाँ पे स्लैब्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, उससे हमें मतलब नहीं है, तो इसलिए तुम्हारा ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, एंड ऑप्शन डी ऑब्वियसली इन दैट केस गलत होगा। ठीक है।